मेरे प्रिय छात्रों, कक्षा 10th के बायोलॉजी के नियंत्रण एवं समन्वय पाठ में आप सबका स्वागत है। यह इस पाठ का भाग 6 है, पार्ट 6 है। मैं उम्मीद करता हूँ कि यह वीडियो देखने से पहले आप पार्ट 1 से लेकर के पार्ट 5 तक अवश्य ही देख चुके होंगे। आप लोग इस वीडियो को देख करके अपना नोट्स बना रहे हैं, अपना फेयर कर रहे हैं। इससे पता चलता है कि आप लोग अपने पढ़ाई के प्रति गंभीर हैं। आपके जैसे और भी जो छात्र गंभीर हैं उनसे चैनल सब्सक्राइब कराइए, उनको शेयर कीजिए और उनको इसके बारे में बताइए, जिससे सबका भला हो सके। अब आइए हम लोग बुक रीडिंग करते हैं। आइए एक बार हम फिर विचार करते हैं कि बहुकोशिकीय जीवों के शरीर में सूचनाएं किस प्रकार संचारित होती हैं। छुई मुई में स्पर्श की अनुक्रिया की गति बहुत तीव्र है। दूसरी ओर रात और दिन की अनुक्रिया में पुष्पों की गति बहुत मंद है। पादप की वृद्धि संबंधित गतियां भी मंद होती हैं। जंतु शरीर में भी वृद्धि के लिए सावधानीपूर्वक नियंत्रित दिशाएं हैं। हमारी भुजा और अंगुलियां यादृच्छ न होकर एक निश्चित दिशा में वृद्धि करती हैं। नियंत्रित गति मंद या तीव्र गति हो सकती है। यदि उद्दीपन के लिए तीव्र अनुक्रिया होती है तो सूचनाओं का स्थानांतरण भी बहुत तीव्र होना चाहिए। इसके लिए तीव्र गति से चलने के लिए संचरण का माध्यम होना चाहिए। इसके लिए विद्युत आवेग एक उत्तम साधन है, लेकिन विद्युत आवेग के उपयोग के लिए सीमाएं हैं। सर्वप्रथम वे केवल उन्हीं कोशिकाओं तक पहुंचेंगी जो तंत्रिका ऊतक से जुड़ी हैं, जंतु शरीर की प्रत्येक कोशिका तक नहीं। दूसरे, एक बार एक कोशिका में विद्युत आवेग जनित होता है तथा संचरित होता है तो पुनः नया आवेग जनित करने तथा उसे संचरित करने के लिए कोशिका फिर से अपनी कार्यावधि को सुचारू करने के लिए कुछ समय लेगी। दूसरे शब्दों में, कोशिकाएं सतत विद्युत आवेग न जनित और न ही संचरित कर सकती हैं। इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि अधिकांश बहुकोशिकीय जीव कोशिकाओं के मध्य संचार के लिए अन्य साधनों का उपयोग करते हैं। हम पहले ही रासायनिक संचरण का संदर्भ दे चुके हैं। यदि एक विद्युत आवेग जनित करने के अलावा उद्दीप्त कोशिकाएं एक रासायनिक यौगिक निर्मोचित करना प्रारंभ कर दें तो यह यौगिक आसपास की सभी कोशिकाओं में विस्तृत हो जाएगा। यदि आसपास की अन्य कोशिकाओं के पास इस यौगिक को संसूचित करने के साधन हों तो उनकी सतह पर विशेष अणुओं का उपयोग करके वे सूचनाओं का अभिज्ञान करने योग्य होंगे तथा इन्हें संचरित भी करेंगे। हालांकि यह प्रक्रम बहुत धीमा होगा, लेकिन यह तंत्रिका संबंधन के बिना भी शरीर की सभी कोशिकाओं तक पहुंचेगा तथा इसे अपरिवर्तित तथा अस्थायी बनाया जा सकता है। बहुकोशिकीय जंतुओं द्वारा नियंत्रण एवं समन्वय के लिए प्रयुक्त ये हार्मोन हमारी आशा के अनुरूप विविधता दर्शाते हैं। विविध पादप हार्मोन वृद्धि, विकास तथा पर्यावरण के प्रति अनुक्रिया के समन्वय में सहायता करते हैं। इनके संश्लेषण का स्थान इसके क्रिया क्षेत्र से दूर होता है और साधारण विसरण द्वारा वे क्रिया क्षेत्र तक पहुंच जाते हैं। आइए हम एक उदाहरण लेते हैं जो हम पहले कर चुके हैं। जब वृद्धिकर्ता पादप प्रकाश को संसूचित करता है, एक हार्मोन जिसे ऑक्सिन कहते हैं, यह प्ररोह के अग्रभाग में संश्लेषित होता है तथा कोशिकाओं की लंबाई में वृद्धि में सहायक होता है। जब पादप पर एक ओर से प्रकाश आ रहा है तब ऑक्सिन विसरित होकर प्ररोह के छाया वाले भाग में आ जाता है। प्ररोह की प्रकाश से दूर वाली साइड में ऑक्सिन का सांद्रण कोशिकाओं को लंबाई में वृद्धि के लिए उद्दीप्त करता है। अतः पादप प्रकाश की ओर मुड़ता हुआ दिखाई देता है। पादप हार्मोन का दूसरा उदाहरण जिब्रेलिन है, जो ऑक्सिन की तरह तने की वृद्धि में सहायक होता है। साइटोकाइनिन कोशिका विभाजन को प्रेरित करता है और इसलिए यह उन क्षेत्रों में जहां कोशिका विभाजन तीव्र होता है, विशेष रूप से फलों और बीजों में अधिक सांद्रता में पाया जाता है। ये उन पादप हार्मोन के उदाहरण हैं जो वृद्धि में सहायता करते हैं, लेकिन पादप की वृद्धि संदमन के लिए भी संकेतों की आवश्यकता है। एब्सिसिक अम्ल वृद्धि का संदमन करने वाले हार्मोन का एक उदाहरण है। पत्तियों का मुरझाना इसके प्रभावों में सम्मिलित है। इसके पहले वाले वीडियो में हम लोग अनुवर्तन पढ़े हैं। अब जो हम लोग को पढ़ना है वह है पादप हार्मोन। तब पादप हार्मोन पर आप लोग नोट्स बनाइए। पादप हार्मोन की परिभाषा है पौधों की जैविक क्रियाओं के बीच नियंत्रण एवं समन्वय स्थापित करने वाले रसायनों को पादप हार्मोन कहते हैं, जैसे ऑक्सिन। पादप हार्मोन क्या होता है जी? पादप हार्मोन होता है कि पादप की कुछ कोशिकाओं से कुछ ऐसे रसायन निकलते हैं जो किसी दूसरे कोशिका को कार्य करने के लिए प्रेरित करते हैं, तो उन रसायनों को पादप हार्मोन कहते हैं। पादप हार्मोन 5 होते हैं। तो पादप हार्मोन के नाम और उनके कार्य नीचे दिया गया है। ऑक्सिन हार्मोन,
ऑक्जिन हार्मोन का काम है वृद्धि नियंत्रक। वृद्धि नियंत्रक का मतलब वृद्धि को तेज कर देता है या वृद्धि को कम कर देता है, नियंत्रित करता है। बीजहीन फल का उत्पादन, बीजहीन फल माने ऐसा फल जिसमें बीज नहीं है, उसका उत्पादन करता है। जैसे लौकी छोटी है, यदि उसमें आप ऑक्जिन डाल देते हैं तो बीज तो नहीं बनेगा परंतु फल बड़ा हो जाएगा। इस प्रकार बाजार में बिकने वाले जो फल वगैरह होते हैं उनमें ऑक्जिन का प्रयोग मिला करके और बाजार में आते हैं, तो इसलिए सावधानी से हमें उन्हें खरीदना चाहिए। उन फलों को खाने से हमारे शरीर में बहुत ज़्यादा नुकसान है। अगला है खरपतवार नाशक। खरपतवार, खेत में जो खरपतवार होते हैं उनको नाश करने का काम करता है। कटे तनों पर जड़ों को बनाने में सहायक। कटे हुए जो तने होते हैं, तने का मतलब जैसे कलम लगाया जाता है, आम का जो कलम प्राप्त होता है वो सब कटे तने पर ही जड़ उगाने से प्राप्त होता है, तो उस पर ऑक्जिन हार्मोन छिड़क देने से जल्दी जड़ निकल जाती है। दूसरा हार्मोन है जिब्रेलिन। यह तने की वृद्धि का नियंत्रण। तना यदि कम वृद्धि कर रहा है तो उस पर छिड़क देंगे तो ज़्यादा वृद्धि करने लगेगा। बीज अंकुरण में सहायक, जैसे चना अंकुरित होता है उस तरह बीज को जब अंकुरित किया जाता है, मैंने डीवी निकलता है उसमें से, तो उसमें यह सहायक है। पुष्पण में सहायक, यदि फूल कम खिल रहे हैं, फूलों की संख्या बढ़ाना है पौधों में, तो जिब्रेलिन हार्मोन को उस पर छिड़क दिया जाता है। तीसरा है साइटोकाइनिन। यह हार्मोन क्या काम करता है, देखिए, कोशिका विभाजन का नियंत्रण। कोशिका विभाजन से ही पौधे बढ़ते हैं, चाहे कोई भी जीव बढ़ते हैं, तो उसका नियंत्रण करता है। जीर्णता की दर को धीमा करना। जीर्णता माने जैसे पत्ता जीर्ण शीर्ण होकर के गिर जाता है, मर करके गिर जाता है, तो जीर्णता की दर को धीमा कर देता है। जीर्णता माने पत्ते के गिरने के दर को धीमा करता है या फूलों के गिरने के दर को धीमा करता है। बीजों के अंकुरन एवं पार्श्वकलिकाओं की वृद्धि में सहायक। बीजों के अंकुरन माने बीज में डिभी निकालना, पार्श्वकलिकाओं माने कोढ़ी निकालना, इस सब काम में यह सहायक होता है। चौथा अम्ल है एब्सिसिक अम्ल। यह पतझड़ एवं पुष्पों के झड़ने का नियंत्रण करता है। पतझड़ माने पत्ता झड़ने के लिए काम करता है, पुष्पों के झड़ने का भी नियंत्रण करता है। वाष्पोत्सर्जन की दर में कमी लाता है। वाष्पोत्सर्जन माने पौधे के अंदर से जल वाष्प बन के बाहर निकलता है, यह वाष्पोत्सर्जन कहलाता है, उसमें कमी लाता है। पांचवा हार्मोन है एथिलीन हार्मोन। फल पकना, फल पकाने के लिए हम लोग इसका इस्तेमाल करते हैं। मादा पुष्पों की संख्या में वृद्धि। यदि आपको फल प्राप्त करना है तो मादा पुष्प होंगे तभी फल प्राप्त होंगे, तो उसकी संख्या में वृद्धि करता है। अनानास के पुष्पन को तीव्र करना। अनानास में फूल जो खिलते हैं उसकी गति को, तीव्रता को बढ़ा देता है। इस प्रकार यह टॉपिक समाप्त होता है। अब इसके प्रश्न उत्तर पर हम लोग आते हैं। इसका पहला क्वेश्चन है पादप हार्मोन क्या है, तो इसका परिभाषा हम लोग नोट्स में दे दिए हैं। ये पूछ रहा है परिभाषा क्या है, तो उसको आप लोग याद कर लीजिएगा। दूसरा क्वेश्चन है छुई मुई पादप की पत्तियों की गति प्रकाश की और प्ररोह की गति से किस प्रकार भिन्न है। अब क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर देते हैं। प्रश्न संख्या 2 का उत्तर, छुई मुई पादप के पत्तियों की गति तथा प्रकाश की और प्ररोह की गति में अंतर निम्नलिखित है। बीच में लाइन खींच देंगे, एक तरफ लिखेंगे छुई मुई की गति, दूसरी तरफ लिखेंगे प्ररोह की गति। छुई मुई में लिखेंगे यह वृद्धि से प्रेरित गति नहीं है, यानी कि छुई मुई की पादप की पत्तियां जो गति करती हैं इसमें किसी प्रकार की वृद्धि सम्मिलित नहीं है। प्ररोह की गति का मतलब घेवड़ा लौकी में जो निकलता है वो पतला सा रेशा धागा जैसा जो किसी सहारे को पकड़ करके पौधे को आगे बढ़ने में सहायता करता है, वह प्ररोह है। यह वृद्धि से प्रेरित गति है। जब वह गति करता है तो वह वृद्धि से, उसमें वृद्धि शामिल होती है। दूसरा, यह अनुवर्तनी गति नहीं है। अनुवर्तनी गति का मतलब उद्दीपन प्राप्त करके उसके तरफ वृद्धि करना, तो इसमें वृद्धि नहीं है, इसलिए अनुवर्तनी नहीं है। यह अनुवर्तनी गति है, इसमें उद्दीपन प्राप्त करके और जिधर से उद्दीपन प्राप्त होता है उस साइड में वृद्धि करता है, तो यह अनुवर्तनी गति है। तो प्ररोह उसी तरह करता है, तो यह अनुवर्तनी गति। तीसरा, इसमें स्पर्श द्वारा उद्दीपन ग्रहण होता है। हम लोग छुई मुई के पत्ता को स्पर्श करते हैं तो उद्दीपन ग्रहण करके वह सिकुड़ जाता है। इसमें प्रकाश द्वारा उद्दीपन ग्रहण होता है, प्रकाश के द्वारा उद्दीपन ग्रहण करके यह आगे बढ़ता है। चौथा, इस गति में पौधा टेढ़ा नहीं होता है। छुई मुई में पौधा टेढ़ा नहीं होगा गति करेगा, तो इस गति में पौधा टेढ़ा हो सकता है, टेढ़ा हो भी सकता है। छुई मुई की पत्तियां सिकुड़ कर पुनः फैल जाती हैं, प्ररोह बढ़ने के बाद पुनः घटता नहीं है, यह इसका अंतर है। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है एक पादप हार्मोन का उदाहरण दीजिए जो वृद्धि को बढ़ाता है। तो हम जानते हैं ऑक्जिन हार्मोन वृद्धि को बढ़ाता है, तो इसमें आंसर में ऑक्जिन लिख देंगे। क्वेश्चन नंबर 4 है किसी सहारे के चारों ओर एक प्रतान की वृद्धि में ऑक्जिन किस प्रकार सहायक है। इसका प्रतान की वृद्धि वाला जो क्वेश्चन हम लोग लिख लिए हैं वही इसका आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 5 है जलानुवर्तन दर्शाने के लिए एक प्रयोग की अभिकल्पना कीजिए। तो अब हम लोग इसके लिए एक प्रयोग करते हैं। अब प्रश्न संख्या 5 का उत्तर,
प्रश्न संख्या 5 में हम लोग एक चित्र बनाएंगे। चित्र में देखिए एक गमला में एक पौधा लगा देंगे और पौधे के बगल में एक छोटा सा मिट्टी का बर्तन रख देंगे, इसमें पानी भर देंगे, मिट्टी के बर्तन में पानी भरेंगे और भाषा लिखेंगे। रेत से भरा एक गमला लेंगे, इसमें एक पौधे को लगाएंगे। एक गमला ले लेंगे और उसमें पौधा लगाएंगे। गमले के एक कोने में पानी से भरा मिट्टी का एक पात्र रख देंगे। पानी से भरा हुआ मिट्टी का पात्र रखेंगे जैसे कि चित्र में दिखाई दे रहा है। 2 महीने के बाद पौधे को उखाड़ कर देखते हैं तो उसके जड़ों की वृद्धि पानी के पात्र के तरफ हुई रहती है। जब हम देखते हैं तो उसका जड़ किधर बढ़ जाता है जी, पानी की तरफ। इससे यह पता चलता है कि जल की वृद्धि उधर होती है, जल नहीं, जड़ की वृद्धि उधर होती है जिधर पानी पाया जाता है। इससे यह जलानुवर्तन को प्रदर्शित करता है। आप लोग अपने घर पर ही बैठकर वीडियो के निर्देश के अनुसार अपनी पढ़ाई कर रहे हैं, अपना फेयर कर रहे हैं, अपना नोट्स बना रहे हैं। इसके लिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। आपके जैसे जो भी इच्छुक विद्यार्थी होंगे वे सब इस वीडियो के द्वारा अपना नोट्स बना सकते हैं। हम लोग अपने वीडियोज़ में टेक्स्ट बुक की रीडिंग को रखते हैं, उससे नोट्स बनवाते हैं, उससे फेयर कराते हैं, उसके बाद सभी प्रश्नों के जवाब देते हैं और इसके अलावा बोर्ड में आने वाले अन्य प्रश्नों के भी जवाब देते हैं। इसलिए इससे आप तैयारी करते रहें। पुनः आप सबका धन्यवाद।